So next, नित्यम हिताहरिकार सेवी समीक्षकारी विशेष सक्त दाता समह सत्यपरः क्षमावान आप्तोपसेवी च भवति रोग. So that is what is the conclusion. And next, thank you. For his keynote address by a memento, a token of memento. And just clap, तालियों से उनका स्वागत करें और सर का बहुत बहुत धन्यवाद ये करने. राजेश कोटेदार जी, आपने पंचकर्म चिकित्सा के साथ एक साइंटिफिक बैकग्राउंड लेकर के जो डिफरेंट लोगों ने जो एक कंसेप्ट किया था, उसके आधार पर आयुर्वेद का समग्र रूप से जो है क्या आधार हो सकता है. जैसे आपने कहा कि केवल पंचकर्म ही नहीं, पंचकर्म के साथ और भी जो फैक्टर हैं उन फैक्टर्स को भी साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है. यह जो एक अवधारणा है कि हम पंचकर्म से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको इन्होंने वहाँ पर एक नया अप्रोच अपनी तरफ से देने का प्रयास किया है. केवल पंचकर्म के ही माध्यम से नहीं, ड्रग है, डाइट है, और भी जो चीज़ें हैं उनको सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके, क्यों यह एक चिकित्सा पद्धति, ये केवल इसको चिकित्सा पद्धति से अलग करके अगर देखेंगे तो फिर इसके साथ कुछ इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा. तो इसके साथ न्याय करने के लिए आवश्यकता है कि एज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसको देखने की आवश्यकता है और उसी के अनुसार इसको हमको ट्रीटमेंट में जो है पॉपुलराइज करने की आवश्यकता है. आज यह बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, इसलिए हम राजेश कोटेचा जी को ये जो समग्र रूप से जो किसी को होलिस्टिक भी कह सकते हैं, उसको जो एक चिंतन का आधार बनाया है और आप सब लोगों के बीच में ले आया है, जिसको और ज़्यादा हमको लगता है कि इसको लोगों के बीच में ले जाने की आवश्यकता है. जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, आयुर्वेद के जो शोध करने वाले हैं, उन लोगों के बीच में ले जाने की आवश्यकता. दूसरी बात कि अगर केवल साइंटिस्ट को लेकर के हम काम करेंगे, मेडिकल साइंटिस्ट को नहीं, साइंटिस्ट को लेकर के बायोलॉजी की इन्होंने जो बात की है, अगर आप सेलुलर लेवल पर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी दवा भी सेलुलर लेवल पर काम करती है. अगर नहीं काम करती होती तो उसका प्रभाव नहीं दिखता. ये सारी चीजें अगर हम साइंस के एसोसिएट होकर के अगर इस्टेब्लिश कर सकते थे, और हो रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है, ऐसा नहीं, साइंस को लोग आयुर्वेद को विज्ञान के रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं और केवल एविडेंस बेस्ड, जैसा इन्होंने भी कहा कि एविडेंस बेस्ड होना चाहिए. केवल एविडेंस बेस्ड बनाने के लिए उसकी जो क्लासिकल थ्योरी उसको कहीं से रिजेक्ट करने की स्थिति में नहीं है, न कर पाएंगे वो, उनके पास का नहीं है उसको रिजेक्ट कर पाना. केवल उसको साइंटिफिकली वैलिडेट करेंगे वो. ये प्रयास जो है साइंस के लोगों के माध्यम से किया जा रहा है और इसमें सफलता भी मिल रही है. हमको लगता है कि आगे चल करके ये जो अभी थ्योरी दिया है समग्र रूप से आयुर्वेद की चिकित्सा करने की, उसमें सारी चीजें आएंगी जो है. और अपना भी शास्त्र कहता है सदवृत्त, वस्त्रवृत्त, आहार, जितने भी रोग के कारण बताए गए हैं आप माधव निदान में जाकर के देखिए, मिथ्या आहार दिया. तो अगर खाली पंचकर्म कर देने से नहीं होगा, आप उसके साथ आहार विहार जो भी है, त्रयोपशम की भी चर्चा किया इन्होंने, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही अगर समग्र रूप से चिकित्सा पर, आयुर्वेद की चिकित्सा पर विचार किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो एक हेल्थ प्रॉब्लम पूरे विश्व में चैलेंजिंग स्थिति में खड़ा, आज एंटीबायोटिक के बारे में खुद विज्ञान के लोग, मेडिकल साइंस के लोग नहीं, विज्ञान के लोगों का कहना है कि नाउ दिस इज द एंड ऑफ द एंटीबायोटिक. अब एंटीबायोटिक का एरा खत्म हो रहा है. तो एंटीबायोटिक का एरा जब खत्म हो रहा है तो एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरिया ट्रीटमेंट की थ्योरी उनकी कहाँ खड़ी हो. इसलिए अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने एंटीबायोटिक का एक नया प्रयास शुरू किया है. वो ये प्रयास कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर कुछ मैग्नेटिक सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया जाएगा जो बैक्टीरिया के ऊपर मैग्नेटिक सिस्टम के माध्यम से काम करेंगे, क्योंकि अब वो केमिकली जो है एंटीबायोटिक देने की स्थिति में नहीं रहेंगे. तो नाउ दे आर ट्राइंग टू डेवलप ए मैग्नेटिक फील्ड इन द बॉडी टू किल द बैक्टीरिया. तो अब वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद का जो प्रयास है निश्चित रूप से जो इनका अपना प्रेजेंटेशन था उस दिशा में एक अच्छा प्रयास कर सकता है. मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है.
और इसको और आगे मूवमेंट देंगे। मैं इसी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। चेयरपर्सन ऑफ द सेशन प्रोफेसर सर, प्लीज सर। सर ये चेयरपर्सन ऑफ द सेशन, सर चेयरपर्सन ऑफ द। धन्यवाद सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद। And all the teachers and participants. Today I'm going to discuss with you people about the contemporary approach for Panchkarma. Kotecha sir has discussed a very nice topic, and I would like to say very well about the microbiome theory and its the future of Ayurveda. Actually, as Mishra sir also mentioned in the morning, and Kotecha sir also mentioned in his lecture about developing a lab about assessment of microbiomes at Jamnagar. We are already working on Ayurgenomics project, which is mainly funded by CSIR. And in that CSIR Ayurgenomics project, I myself involved with the only purpose to study the microbiomes and its effect of Panchkarma on microbiomes. That was the only purpose to join that Ayurgenomics project for me. And for that we have established a very sensitive lab at Gujarat Ayurveda University. We are separating DNA and RNA at our lab, and then we are doing genotypes, and now we are going to study microbiomes also. And dear friends, it would be nice to know that the scientist says in the USA, not in India, yet they have not accepted all these things. They says that after 5 years, antibiotic word will be obsolete. Nobody will talk about antibiotics. Everybody will talk about probiotic. If you have some disease, if you have some problem, which bacteria will be helpful? That bacteria will be given to you through any media, and you will be cured. Right now, what we are doing, blindly killing all the bacteria and creating problems. But the world is going to change, and when that theory will come in the practical, there is the opportunity for us, but to help probiotics. Why you are doing massage? Why you are doing massage means what? In the 1 square inch of your skin, outer skin, how many bacteria are there? Do you have any idea? Rough idea? In 1 square inch, there are 400 varieties of bacteria on the skin, and as sir already has mentioned that 130 trillion types of bacteria, and science know only 20,000 type of bacteria science has identified till date, and all the 20,000 bacteria also not known in detail. 200 or 300 bacteria are very well known what they are doing and what is their action. So it's very interesting, and I won't go in detail because I have a short time to discuss my topic, so I'll come to that topic. So what is the need to have a contemporary approach? हम सब बोलते हैं कि भाई आयुर्वेद शाश्वत अनादि अनंत है और इट्स वेल प्रूवन, और उसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है? वो जब चरक सुश्रुत लिख के गए हैं, हु वी आर टू चैलेंज दैट एंड टेलिंग दैट कि नहीं हम ये देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। सब कहा तो है, चरक ने कहा, सुश्रुत ने कहा, हो गया। इज इट सो? और शायद हम कहें भी, हम माने भी, तो दुनिया तो नहीं मानने वाली ना। मैं मेरे घर में कुछ भी मानता रहूं कि मैं कुछ भी हूं, but if I cannot prove myself to others what I am, nobody is going to believe me. And that is the situation, that is the scenario with Ayurveda. And so we have to come forward to change this scenario. And इसके लिए कि Ayurveda is scientific, is a science, and most scientific approach is taken by the Ayurveda. We have to come forward and then we have to prove it. It's and science आप किसको कहेंगे? What you will call everyday progress is going on. Every day something new is coming. As the life changes, the science changes.
as the science advance, your science should also get advanced. और उसमें कोई बहुत वो नहीं करना है, मेडिकल साइंस है, it's getting advanced. How come? Do you think that all the research are being taking place in the medical science only? No, they are taking help of the research is being done in the basic science. They adapt it, they involve them, means that research is in their science, और उन्होंने अपना लिया और हो गया. आप जैसे हमारे वहाँ बहुत सालों उस बेस पे रिसर्च चला कि भाई अश्वगंधा इज having effect, it's anti-stress, or this is hematinic, or this drug is that. हुआ क्या उस रिसर्च से? वो अश्वगंधा उनके फार्माकोपिया में इन्वॉल्व होने जा रही है, आपके ड्रग्स आप उनको दे रहे हैं, आपकी बात छोड़ के. So that research we don't need. Our science, and that try should be done. As far as Panchkarma is concerned, it's like आप सब हाथी और अंधों की थ्योरी जानते हैं. The elephant metaphor of reality of the blind people. जिसने जहाँ से छुआ, जिसने जो पकड़ा, वो ये कहता है कि यही पंचकर्मा है. This is the only पंचकर्मा. कोई कहता है कि भाई नहीं, क्या जरूरत है सब 6-7 दिन घी पिलाने की, और ऐसे ही 3 दिन घी पिला लिया हो गया. Even if you go to south, ऐसे पंचकर्म होते हैं. Have you ever tried to explore the websites? You will be surprised that you will find that Panchkarma can be done in 1 day or 3 days. Do you know that? पांचों के 5 कर्म 5 दिन में नहीं, पर 3 दिन में हो जाते हैं, 1 दिन में हो जाते हैं. आपको पता है? If you are ready to pay, there are lot many sites. मुझे केरला से कोई हो तो माफ करे, क्योंकि वो उनका दोष नहीं है. केरला में इट्स अच्छा है कि इट्स गुड दैट इट्स मींस आयुर्वेद हैज बिकम बिजनेस, पंचकर्मा पर्टिकुलरली. और वो आपको 1 दिन में पंचकर्मा ऑफर करते हैं. सुबह होमन करवाएंगे, दोपहर को विरेचन, शाम को बस्ती, रात को नस्य, हो गया पंचकर्मा. आप डॉलर में पे करने चाहिए, दैट्स ऑल. सो पंचकर्मा की हालत ये है अभी तो कि जिसने पकड़ा और जिसको जहां से धो सकता है वो धो लिया. दैट इज द सिनारियो. बट द रियल पंचकर्मा इज समथिंग डिफरेंट, and that we have to preserve it. So how we can make Panchkarma more acceptable and contemporary without compromising with its principle? This is the biggest question. Panchkarma में हमको modify तो करना है, because we know the reality. जो भी लोग पंचकर्म करवाते हैं, who are practicing Panchkarma very well, they knows that as far as woman and virichin is concerned, first part is Snehpan. And it's the most difficult part. Virichan, जैसे विरेचन की मैं बात करूँ, if I talk about विरेचन, you completed Snehpan, 6-7 दिन घी पिला लिया, उसके बाद तो क्या है, पेशेंट को आपने विरेचन के लिए मेडिसिन दी, पेशेंट को कुछ करना ही नहीं है. क्या करना है, उसको तो जाना ही पड़ेगा, चारा ही नहीं है. एक बार पिला दिया, बात खत्म. और उसके पहले झंझट जो है, the biggest problem we are facing is Snehpan. जैसे आप पेशेंट को कहेंगे कि आपको हम घी पिलाएंगे, 30 ml से शुरू करके हम 200 ml तक ले जा सकते हैं, तुरंत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने, मीन्स उसके मुंह पे दिखेगा कि वो क्या करने जा रहे हो यार, आप 200 ml घी की बात कर रहे हो, मैं 1 चम्मच से भागता हूँ. दैट इज द रियलिटी. एंड पहला प्रॉब्लम आपके सामने कोलेस्ट्रॉल वाला आएगा, जैसे कोटेचा सर ने कहा कि भाई इट्स अ बिग इशू, और उसका बहुत सारी चर्चा है. फॉर योर नॉलेज, हमारे वहाँ अर्जेंटीना से एक बड़ा ग्रुप आया था, डॉक्टर्स, दे वर ऑल द कार्डियोलॉजिस्ट एंड सेक्रेटरिस्ट एंड ऑल द थिंग्स, एंड आई वाज सपोज्ड टू टीच देम अबाउट स्नेहपान, एंड आई टॉट देम अबाउट स्नेहपान, एंड आई टॉक अबाउट दिस हायर डोजेस, इंक्रीजिंग डोजेस. दे क्वेश्चनड अस that do you think that I told them in Sayuktam Pakshagate to Virichanam, and they were surprised that we advised that a single tablespoon should not taken in that treatment. You are giving ghee this much quantity. तो मैंने कहा कि इससे कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं होता, और कोलेस्ट्रॉल एक, मैं इसको डिटेल अभी नहीं जाऊंगा, पर एक हवा बनाया हुआ है. एंड कार्डियोलॉजिस्ट के गले बहुत नहीं उतर रहा था, बट आई टोल्ड मेनी थ्योरीज टू हिम. फॉर्चुनेटली चौथे ही दिन in the Times of India there was a report published from the US FDA, and
what US FDA report was saying, that US FDA advised to the American people that don't refrain from taking the fat, because that has created a lot many issues there. Fat has nothing to do with the cholesterol directly. In last 10 years researches, it has been proven that fat intake directly has nothing to do with cholesterol. And another theory also they have told that cholesterol has nothing to do directly with CVA or CVD. And I gave that study to her and she was surprised. So this is the reality. हमें अपनी बातों को मानना है. जो चरक सुश्रुत ने कहा, ऐसा नहीं है कहीं कहीं ऐसे गंगा किनारे पे अच्छे मूड पे पेड़ के नीचे बैठ के लिख दिया उन्होंने कि जो मन में आया लिखते गए. It's not like that. It's very scientific and unfortunately the modern science, whatever the parameters they are having, that parameters are not sufficient to assess your scientificity. आपकी वैज्ञानिकता को पुरवार करने के लिए जो भी साधन उपलब्ध है वो सफिशिएंट नहीं है. शायद कल हो, पर आज तो नहीं है. So that's why it's our duty to modify Ayurveda and make it contemporary without breaking principles and make it popular. For that we have tried many things at Jamnagar and we are trying. Snehapan, important Purva Karma, but consumption of oil or ghee is a tedious job, all you know. Many people show dislike towards ghee and oil due to its taste, aroma and texture. This is the era of the taste, सबको टेस्टी चाहिए and everybody is मन के मालिक है भैया, जबरदस्ती क्यों. और सही भी बात है. चरक और सुश्रुत उन्होंने कभी नहीं कहा कि यार इसको टांग दो, कैसे भी करो, चम्मच चूस के उसको पिला दो. कहीं लिखा है? नहीं, नेवर. एक सिंपल, यू टेक द एग्जांपल ऑफ वमन में उन्होंने पूरा कल्पस्थान, वमन विरेचन बस्ती के लिए पूरा कल्पस्थान लिख दिया. कल्पस्थान लिखने की क्या जरूरत पड़ी? वो ये नहीं कह सकते थे कि भाई ये मदन फल का योग है, दे दो, बात खत्म, ये पीना ही पीना है. ऐसे नहीं चलेगा. He didn't say. उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिया कि भाई वो खाता नहीं है, चटाओ, चटता नहीं है, पिलाओ, पीता नहीं है, कमल के फूल में डालो, सुंघाओ, कुछ तो करो और उसको दो. Because your psyche has a big role on your body. आप किसी को एक दवाई जबरदस्ती देते हो और कोई एक मेडिसिन willingly लेता है, it has a big difference. Snehapan, simple, I'll give you example of Snehapan. If somebody takes willingly, उल्टी नहीं होगा, बहुत कम सिम्टम मिलेंगे. But the same Snehapan, somebody मन मार के आपने कैसे भी उसको पिला दिया कि पीना है, पी गया, 15 मिनट के बाद कहेगा या कभी तो इमीडिएट बाहर निकालेगा. और पिया भी है तो दोपहर तक कंप्लेन करेगा, दर्द हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. So that's why they have thought about that. और उसके लिए उन्होंने क्या किया? अच्छा, दूसरे भी उसमें सिम्टम मिलते हैं, जैसे शिरोज रोजा और पूरे दिन डिस्टर्ब रहता है की कोशिश करी. एंड दैट वाज इन द प्रविचारणा. आयुर्वेद में 24 प्रविचारणा चरक ने बताई है. आगे भी और भी हम सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि भाई मैं नहीं कहता कि वो प्रिंसिपल के साथ ठीक है कि नहीं, पर चॉकलेट के साथ घी पिलाओ, कुछ हो सकता है. ऐसा नहीं है. किसने कहा कि नहीं हो सकता? चरक ने ही नहीं कहा. चरक ने तो हमेशा कहा है कि भाई मैं यहाँ जो कह रहा हूँ, वट एवर आई एम सेइंग हियर, वो अल्पमति वाले लोगों के लिए है, वैद्यों के लिए है. जो बुद्धिमान वैद्य है वो तो अपनी बुद्धि लगाएंगे और इसको सिद्धांत समझ के अपना थ्योरी बनाएंगे. सो वी हैव टू कम फॉरवर्ड. So to make it easier, highly palatable and widely acceptable, we have to adopt, प्रविचारणा. और दूसरा एक इशू we also consider, Charak has never said, Charak Sushruta or Ashtang has never said to do Snehapan in the stable dose, increasing dose. चरक सुश्रुत अष्टांग में जो स्नेहपान बताया है वो स्टेबल डोज में कहा है.
जबकि बाद में ये आया कि भाई इंक्रीजिंग डोज में देना है, तो उसके लिए भी हमने उसको स्टडी में इंक्लूड किया। एंड सो हमने एक स्टडी डिजाइन किया, भाई 4 ग्रुप बनाए। एक में अच्छे स्नेह पान दिया इन ग्रुप ए इन स्टेबल डोज, और ग्रुप सी इंक्रीजिंग डोज अच्छे स्नेह। एक ग्रुप में स्टेबल डोज, एक ग्रुप में इंक्रीजिंग डोज। प्रविचारणा से एक में स्टेबल डोज और एक में इंक्रीजिंग डोज। स्टेबल डोज कैसे फिक्स किया? हाउ वी फिक्स द स्टेबल डोज? फर्स्ट डे मान लो कि हमने 30 ml दिया, और उसको दूसरे दिन का डोज करने के लिए 30 ml को मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि मध्यम स्नेह मात्रा चरक ने कही है स्टेबल डोज के लिए, तो मध्यम मात्रा कैसे होगी? 30 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू डाइजेस्ट, दैट वाज द फॉर्मूला। तो उसके आधार पे हमने मध्यम मात्रा तय करी, एंड दैट मध्यम मात्रा वाज गिवन टू द पेशेंट फॉर 7 days और whenever we achieve the symptom of subject sleeping। so वो दिया, और दोनों को अच्छे स्नेह और प्रविचारणा में, और दूसरे में भी प्रविचारणा विथ स्टेबल डोज एंड इंक्रीजिंग डोज। टोटल 67 पेशेंट्स में ये स्टडी हुआ। एंड इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं सब डिटेल डेटा बताऊं, पर मोटे तौर पे इसका लब्बो-लुआब जिसको मैं कहूँगा कि इन कंपैरिजन टू अच्छे स्नेह, जो प्रविचारणा है उसमें शिरोरुजा और ये जो सिम्टम्स थे वो कम मिले, एंड एवर्जन टू द स्नेह इन द पेशेंट्स वाज वेरी लेस। प्रविचारणा में हमने क्या किया था? सिंपल दुग्ध 150 ml मिल्क was given with the ghee प्रविचारणा में, एंड उसमें एवर्जन और शिरोरुजा कम मिले। क्यों? क्योंकि वो पित्त शमन करता है दूध साथ देने से, और शिरोरुजा मिलती है पित्त की वजह से, कोलेसिस्टोकाइनिन का लेवल बढ़ता है, एंड दैट कॉजेज अ हेडेक, एंड दैट वाज सबसाइडेड बाय द मिल्क, और पेशेंट आसानी से ले लेता था। सो दैट वाज द थिंग। बाकी सब भी लक्षण जो सम्यक स्निधि के लक्षण थे वो अच्छे में और प्रविचारणा में कोई अंतर नहीं मिला, उसी समय पे मिला। हाँ, स्टेडी डोज मीन स्टेबल डोज और इंक्रीजिंग में हमें थोड़ा डिफरेंस मिला। स्टेबल डोज में हमें जल्दी से सम्यक स्निधि के लक्षण नहीं मिले, वेयर इन द इंक्रीजिंग डोज वी अचीव सम्यक स्निधि लक्षण वेरी वेल। सो वी कैन गो फॉर प्रविचारणा। ये सब बायोकेमिकल पैरामीटर्स पे इफेक्ट हैं, एंड यू नो रादर HDL कोलेस्ट्रॉल वाज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, एंड serum total protein were significantly increased. Otherwise there were no changes in the this lipid profile. So हम किसी भी चीज को, मतलब ये कहने का यहाँ मतलब यही है कि पथ्य भी अगर आप ठीक से नहीं देते, टेस्टफुल बना के नहीं देते, तो पथ्य भी आपको पसंद नहीं आता। खिचड़ी खाना पथ्य है, पर हर रोज कोई खिचड़ी खिलाए तो सो वी हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। ये हम चर्चा कर ही चुके हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वी फाउंड, शरद ऋतु में अच्छे पान देने से हेडेक बहुत पेशेंट में होता है, क्योंकि पित्त ऑलरेडी बड़ा है, उसमें आप और घी पिला रहे हैं, एंड दैट कॉजेज अ प्रॉब्लम। हमें ये मिला एज आई डिस्कस्ड कि हमने दूध पिलाया, जिनको प्रविचारणा के साथ दिया, दूध के साथ स्नेह दिया, इसमें हमें हेडेक नहीं मिला, क्योंकि शायद पित्त का शमन हुआ या पित्त को इतना बढ़ने नहीं दिया। So in that way also we can think about pravicharana, and then we gave in Vasant, which you know, Yavagu में हमने थोड़ा सा